अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम मेहरान यूनिवर्सिटी की मॉक टेस्ट नंबर 2 कर रहे हैं और ये 50 क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन मोस्ट रिपीट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पास पेपर में से, सिलेबस में से जो 2000 से लेके 2020 तक है वो मैंने कोशिश की है, उनमें से मैंने उठाया हुआ है। और वो 50 क्वेश्चन आपके करंट जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की फर्स्ट एंटर की उससे रिलेट करेंगे। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल, प्रेशर हम क्या कर दें, गैस का डबल कर दें, एंड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल बी। अब देखो वॉल्यूम और यहाँ पर ये प्रेशर का रिलेशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब हम ये किसका कौन सा ला है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये आपके पास बॉयस ला है, ठीक है। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रेशर डबल कर दो, हमने क्या किया, प्रेशर को डबल कर दिया। आपको पता है P1V1 बराबर होता है P2V2, ये इक्वेशन होती है। तो हम कह सकते हैं PV बराबर होता है K। अब मिसाल के तौर पर आप प्रेशर को क्या कर दो, डबल कर दो, और वॉल्यूम को क्या कर दो, हाफ कर दो। तो 2 और 2 यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगेन आपके पास जो PV सेम आया, मतलब वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम को हाफ कर दो। तो हम यहाँ पर देखें वॉल्यूम हमने क्या किया है, हाफ किया है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास जवाब हो गया बी। जब हम प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। 60 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन का मास होता है 12 और यहाँ पर 60 मतलब गिवन मास आपके पास है। तो हमें एटम्स फाइंड करना है। तो एटम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाइंड करेंगे सबसे। तो कितने, 60 अपॉन में कार्बन का 12, तो 5 मोल आ गए। अब 5 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के 6.02 इंटू 10⁻23। 5 को 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30.01 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर 30 नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻24। तो यहाँ पर 24 आपके पास जवाब है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपके पास जवाब अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, द रिएक्टेंट दैट इज इन एक्सेस अमाउंट। वो रिएक्टेंट जो एक्सेस अमाउंट में, हम उसको कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल होता है। एक लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में हो, और दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट में जो होता है हम उसको एक्सेस रिएक्टेंट ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन यहाँ पर मोल्स पूछ रहा है, तो मोल्स का फार्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास आपके पास है 6.4, मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। 32 प्लस 32 आपके पास हो गया 64। तो यहाँ पर 64, तो जवाब आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास जवाब हो गया बी। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो किसने मेजर की थी, मिलिकॉन, नील बोहर, जे थॉमसन, चेडविक। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आपके पास ए है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय मिलिकॉन। नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दिया था, मतलब डिस्कवर किया था, और चेडविक ने यहाँ पर ये न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब ए है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स और कलर। ये जो स्पेक्ट्रम का सवाल है, लाइन स्पेक्ट्रम, जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास जवाब हो गया ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच एल इज 0। ये अजीमुथल क्वांटम नंबर का है, जब आपके पास एल 0 हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एल 0 है तो एस ऑर्बिटल, और एल 1 है तो पी ऑर्बिटल, और एल 2 है तो डी ऑर्बिटल, और एल अगर 3 है तो एफ ऑर्बिटल। एस का आपके पास स्फेरिकल शेप होता है। अब यहाँ पर देखें कुछ शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर एल इज 0, एल 0 होगा तो एस आ जाएगा, और एस का शेप आपके पास होता है स्फेरिकल। तो ये एस स्फेरिकल। डम्बल किसका होता है, पी का। डबल डम्बल किसका होता है, डी का। और कॉम्प्लिकेटेड यहाँ सोशल लाइक होता है वो एफ का होता है। तो यहाँ पर चारों आपके पास ये डिस्कस हो गए। और ये भी याद करना, अगर एल 0 है तो एस ऑर्बिटल, और उसका एस का स्फेरिकल होता है ना। और एल अगर 1 है तो पी ऑर्बिटल, पी का डम्बल होता है। एल अगर 2 है तो डी ऑर्बिटल, डी का डबल डम्बल। एल अगर 3 है तो एफ ऑर्बिटल, और एफ ऑर्बिटल का कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। उसके बाद है द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग। हाईएस्ट एनर्जी किस में होती है, तो जो हाईएस्ट एनर्जी होती है
वो आपके पास देखो क्लोरीन क्लोरीन है, HF है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन होता है ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा जो होती है वो उसकी होती है HF की होती है। अब HF की क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी भी इसकी HF की होती है। और जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो पोलरिटी पे डिपेंड करती है, तो पोलरिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। पोलरिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन्हीं की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास जवाब हो गया बी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसकी होगी? कार्बन डाइसल्फाइड, HCl, वाटर, CCl4 जिसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब जो ये आपके पास होता है इसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होती है क्यों? अब यहाँ पर देखो कार्बन, ठीक है, ये कार्बन ये लीनियर शेप होता है, लीनियर शेप होता है और एंगल इसकी होती है 180। वाटर का जो शेप होता है एंगुलर बेंट और वी शेप होता है और इसकी जो एंगल होती है वो होती है 104.5। और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसकी जो एंगल होती है वो होती है 109.5। आपसे पूछ रहा है बॉन्ड एंगल, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्वेश्चन नंबर 9 कार्बन डाइसल्फाइड की होती है। और इसका शेप भी आप याद कर लेना, इसका शेप लीनियर होता है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, अंडर सिमिलर कंडीशंस मीथेन डिफ्यूज डैश टाइम फास्टर देन सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ये ग्राम स्लाव डिफ्यूजन का सवाल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी डेटा बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जो हल्की गैस है उसको आप ऊपर रखो, मीथेन है और सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन का मास आपके पास है 16, सल्फर डाइऑक्साइड का आपके पास मास हो जाएगा 64 ग्राम पर मोल। तो जो हल्की गैस है उसको आप ऊपर रखो। ये इसमें सवाल में स्टूडेंट ऑलमोस्ट ये गलती कर देते हैं। जो भारी गैस है ना, देखो इसका मास 16 है तो हल्की गैस, इसका मास सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो उसको मैंने नीचे रख दिया। इस तरीके से ये ट्रिक आप लाजमी अप्लाई करना। अगर ऊपर रखोगे तो आपको ना वो जवाब सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर मीथेन का अब देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर R1/R2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पर ये M2 आता है, नीचे यहाँ पर M1 आएगा। तो मोलर मास से यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मीथेन का मास अब यहाँ पर हम रखेंगे, मीथेन का मास हो गया 16 और ऊपर आपके पास 64। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 अंडर रूट में। जब आप इसको आप निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा 2। तो अंडर सिमिलर कंडीशन मीथेन डिफ्यूज 2 टाइम्स फास्टर देन सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास जवाब आ गया बी, 2 टाइम्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं होता? अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डेफिनेशन होती है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन हाइड्रोजन बॉन्ड। मिसाल के तौर पर आपके पास फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर बॉन्ड है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा ना, सेकेंडरी बॉन्ड होता है ये। अगर मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन बॉन्ड का लाजमी यहाँ पर इसके साथ होना ज़रूरी है। और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ तो HF बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएगा और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनाएगा। इसके साथ क्या बनाया HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके साथ क्या बनाएगा वाटर और इसके साथ क्या बनाएगा अमोनिया। तो देखो ये सारे के सारे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपके पास नहीं है। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता है। इससे कार्बन और यहाँ पर जो मीथेन में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, तो वो प्राइमरी बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में, सब में है और सिंपली मीथेन में नहीं है। तो इसका जवाब आपके पास है बी आया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन, वाटर, मरकरी, इथाइल अल्कोहल और गैसोलीन। अब यहाँ पर देखो सरफेस टेंशन उसमें ज़्यादा होगी जिसमें बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वाटर में जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इथाइल अल्कोहल गैसोलीन में सेकेंडरी फोर्सेस होती है। मरकरी जो आपके पास होता है इसमें होता है मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड और में ज़्यादा आपके पास बॉन्ड होता है, मतलब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। बाकी जो वाटर है, इथाइल अल्कोहल और गैसोलीन, तो सरफेस टेंशन जो सबसे ज़्यादा होगी वो भी मरकरी में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपके पास है जवाब बी, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन करते हैं 13, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम द गैसेस आयन। एनर्जी रिलीज होती है व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म। ये सॉलिड चैप्टर की डेफिनेशन है, उसमें से जो हम लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ते हैं बिल्कुल लास्ट एंड में उस चैप्टर के। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी आपके पास है, डेफिनेशन इसने दी है, बिल्कुल सिंपल सवाल है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ केसी। केसी पे क्या इम्पेक्ट आएगा, क्या होगा व्हेन
कैटलिस्ट इज एडेड, मतलब अब मिसाल के तौर पर इक्विलिब्रियम सिस्टम में हम उसमें कैटलिस्ट डाल दें तो ये कह रहा है केसी पे क्या इम्पेक्ट आएगा, ठीक है, केसी पे क्या इम्पेक्ट आएगा। तो केसी पे क्या इम्पेक्ट आएगा जब हम कैटलिस्ट डालेंगे, तो बेटा केसी पे कोई भी इम्पेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपली वो क्या होता है, या तो जो केमिकल आप इक्विलिब्रियम आपके पास होता है ना, तो उसको शिफ्ट मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी नहीं करता। ये कैटलिस्ट करता है क्या है, सिंपल स्पीड अप करेगा, स्पीड अप करेगा। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, मतलब कोई किरदार नहीं। जिस तरीके से टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, इस तरीके से कैटलिस्ट क्या करेगा, सिंपल स्पीड अप करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आप डी करें कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड है, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज भी नहीं करेगा, जीरो भी नहीं करेगा। किसी को क्या करेगा, सिंपल यहाँ पर वो उसको सिंपली स्पीड अप करता है। Which of the following statement is not true about basis? बेसिस के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है, नॉट ट्रू कह रहा है, मगर बेस की, मतलब यहाँ पर बेस की देखनी है कि कौन सी गलत है बेस के बारे में। दे है बिटर टेस्ट, ये तो बिल्कुल सही है, जो बेसिस होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है। दे है हाई पीएच वैल्यू, बिल्कुल हाई होती है, उनकी जो पीएच होती है वो 7 से लेके 14 तक होती है, तो ये जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद है दे रिएक्ट विद एसिड, बेस एसिड और बेस जब हम रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और पानी बनाते हैं, बिल्कुल सही है। अब बेस आपके पास क्या है यहाँ पर NaOH है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है HCl के साथ, तो ये क्या बनाएगा NaCl प्लस यहाँ पर ये वाटर हो गया, ठीक है। तो मतलब ये बिल्कुल सही है, दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ये सही है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू को रेड में करेगा नहीं, ये ब्लू को रेड में नहीं करेगा, मगर रेड को ब्लू में कर सकता है। बेस की है ना, तो बेस में जब हम लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू शो कलर करेगा, रेड नहीं करेगा, तो ये गलत हो गई इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपके पास जवाब जो है ना वो डी बिल्कुल सही है। ये जो प्रॉपर्टी है एसिड की प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको उलट कर देते, चेंज कर देते, तो फिर ये बेस की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच गैस डेविएट्स मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से कौन सी गैस है जो डेविएट करेगी। अभी आपके पास गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, दूसरी हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नियोन है। अब हम क्या करते थे, जैसे हम ग्राफ पढ़ते हैं ना आइडियल और रियल गैसेस का, और ये आपके पास है कंपैरेटिव फैक्टर होता है जो बराबर होता है आपके पास है Z बराबर होता है 1। अब यहाँ पर जो गैसेस हैं मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको पता है कि विच वन गैस मोस्ट बिहेव लाइक आइडियल गैस है, ठीक है। रियल गैस आइडियल गैस तो आपके पास यहाँ पर हीलियम आती है, और यहाँ पर फिर आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये नियोन है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो नेगेटिव बिहेवियर करती है यहाँ से इस तरीके से लेके। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना डेविएट करती है, मतलब दूर हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर सी का, ठीक है। अगर मैं कहूँ विच गैस बिहेव्स मोर लाइक आइडियल बिहेवियर, तो आपके पास जवाब आ जाएगा हीलियम। अगर मैं कहूँ विच गैस जो है ना इज मोर लाइक आइडियल बिहेवियर, तो आपके पास ये हीलियम होनी चाहिए। अगर मतलब दूर, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गई यहाँ पर। उसके बाद है रियल गैसेस अप्रोच आइडियल बिहेवियर, मतलब जो रियल गैसेस हैं वो अप्रोच करती हैं, बिहेव करती हैं लाइक आइडियल बिहेवियर। अब देखो रियल गैसेस को पहले समझो, रियल गैसेस में होता क्या है, रियल गैसेस में हाई आपके पास जो होता है वो प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है, हाई। जब हाई प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल करीब आएंगे, जब मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा आपके पास जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर होता है लो, इसको मैं टेम्परेचर कर देता हूँ। तो जो गैसेस में हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे गैसेस बिल्कुल करीब आते हैं तो वो गैसेस बिहेव लाइक है रियल गैसेस। अब इन कंडीशन को हम क्या करते हैं, बिल्कुल चेंज कर देंगे। ये आपके पास है रियल गैसेस की जो है ना वो मतलब कि कंडीशंस होती हैं। अब इनको जब आप चेंज करेंगे तो वो आपके पास आइडियल बन जाएगी। अब हम क्या कर देते हैं, देखो प्रेशर हाई था तो मॉलिक्यूल करीब करते, अब यहाँ पर आप प्रेशर को क्या कर दो, इसको बिल्कुल लो कर दो। जब आपने लो प्रेशर कर दिया तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, तो वो आइडियल बिहेव करेगी। उसके बाद टेम्परेचर लो था, जब टेम्परेचर लो था तो मॉलिक्यूल करीब थे। जब आप टेम्परेचर को हाई कर दो, बढ़ा दो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर तो वैसे ही कम है ना, तो दूर दूर जाएंगे तो वो आइडियल बिहेव शो करेगी। तो यहाँ पर जो आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर को यहाँ पर मैंने लो किया था, अब क्या कर दो, बढ़ा दो। अब देखो ये कंडीशन भी याद करना, ये भी कंडीशन। अब देखो रियल गैसेस तब होती हैं जब प्रेशर हाई लो टेम्परेचर, आइडियल कब होती हैं, जब प्रेशर लो और हाई टेम्परेचर। ये कंडीशन देखो, अब यहाँ पर देखो लो प्रेशर, ये आपके पास लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब बी है। और ये सवाल ऑलमोस्ट स्टूडेंट तकरीबन स्टूडेंट गलत करते हैं। तो बेटा इस चीज़ को आप समझ लो कि पहले आइडियल गैस है और रियल गैस में डिफरेंस क्या है। रियल गैस तब होती है, आइडियल गैस
कब होती है? रियल गैस तब होती है जब प्रेशर हाई कर दो मालिक्यूल करीब हो जाएंगे, टेम्परेचर लो कर दो तो मालिक्यूल लो टेम्परेचर पे करीब होते हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। और आइडियल गैस, जब आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, नेग्लिजिबल होती है, आप प्रेशर को कम कर दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो तो गैसेज अगेन जो है ना वो आइडियल बन जाती है। तो घुमा फिरा के देते हैं गैसेज बिकम आइडियल टू रियल, रियल टू आइडियल, इस तरीके से घुमा फिरा के। मगर ये अगर आप चीज़ आप याद रखोगे तो कभी भी इसका जवाब सवाल गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने आपको ये डिटेल में समझा दिया है, ऐसे समझ लें पूरा टॉपिक ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है द कॉमन नेम ऑफ इथाइन। अब इथाइन का कॉमन, ये भी मोस्ट टारगेटेड क्वेश्चन होता है, ऑलमोस्ट पूछा जाता है मगर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो सिंपल ये पढ़ते हैं अल्केन अल्कीन अल्काइन बस। अब ये देखो इथाइन, इथाइन देखो वाइन आया तो मतलब ये किसका है? अल्काइन का सवाल है। अब इथाइन को जो हम क्या कहते हैं दूसरा इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका हम पढ़ते हैं एसीटाइलिन। एसीटाइलिन होता है, इसका फार्मूला होता है C2H2, ठीक है ना, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरीके से ये, ठीक है। तो एसीटाइलिन इसका कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम ऑफ इथाइन एसीटाइलिन। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब आपके पास है बी, बिल्कुल सही है। तो देखो टेस्ट जो मैंने बनाया है बिल्कुल मतलब कि कॉन्सेप्चुअल बनाया है और इजी भी है। तो अगर ये आप क्वेश्चन से इस तरीके से करते हैं तो एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, दूसरा आपको पता चलता है तो हमारी कितनी तैयारी है। तो तैयारी अपनी कंटिन्यू करें और अच्छे तरीके से करें ताकि आप अच्छा इसको लेके अपनी सीट रिजर्व कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 19 है ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ है। ओजोन जो है वो एलोट्रॉप है, किसकी है? वो होती है ऑक्सीजन की। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3, तो ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप हो गया। अब एलोट्रॉप क्या, एलोट्रॉप होता क्या है? एलोट्रॉप मतलब कि एक एटम जिसकी दो या दो से ज़्यादा फॉर्म हो, शक्लें, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है कार्बन है, कार्बन जो है ना वो डायमंड में भी मिलता है, ठीक है, कार्बन है डायमंड में भी मिलता है, और कार्बन की जो दूसरी शक्ल है वो ग्रेफाइट भी है, और इसके बाद कार्बन की जो तीसरी शक्ल है वो बक्की बार्स भी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म या मॉडिफिकेशन, मतलब शक्लें। तो जब एक एलिमेंट हो उसकी दो या दो से ज़्यादा शक्लें हो हम उसको कहते हैं एलोट्रोप, एंड फॉर्म इस कॉल्ड एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, इस तरीके से ना। तो क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इनमें सॉलिड में ये प्रॉपर्टीज़। तो ओजोन इज द एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनीगर। विनीगर में कौन सा एसिड होता है? तो सिंपल आपके पास एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। और ये सवाल आया हुआ है, इसको ये आपके पास एसिटिक एसिड है, इसका जो है ना वो IUPAC नेम क्या होगा? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है, ये भी याद कर लो। देखो मैंने कहा है कि रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अगर आप इसी टेस्ट करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन सवाल सही करने के। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल दिया है मैंने। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा कब? डिक्रीज करो टेम्परेचर को, इंक्रीज करो टेम्परेचर को, इंक्रीज करो वॉल्यूम करो, डिक्रीज करो प्रेशर को। अब देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर को बढ़ाना है, जब आप क्या कर दो टेम्परेचर को बढ़ा दो। टेम्परेचर को क्या कर दो? सिंपली ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को जब आप बढ़ाएंगे तो होगा क्या? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। जैसे आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वेपर प्रेशर सिंपल क्या हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर भी जैसे आप टेम्परेचर देते हैं ना तो ये वेपर प्रेशर भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो जैसे आपने इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी जवाब है, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है मगर ये कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा। अब देखो कॉन्सेप्चुअल कैसे डेफिनेशन अब आपको तो आती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब आपके पास वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने रटी हुई होती है, यहाँ हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम्स इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, सिंपल ए डेफिनेशन है। वेपर प्रेशर कम नहीं होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, ये बराबर होगा। जब बराबर हो जाएगा तो लिक्विड जो है ना वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है इन रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये सवाल मज़े का है, आप समझ रहे होंगे सर ऑक्सीडेशन आएगा रिडक्शन आएगा। अब ये घुमा फिरा के मैंने दे दिया है ताकि इसमें आपका ऑक्सीडेशन भी क्लियर हो, रिडक्शन भी क्लियर हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, चार कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर मैं क्लियर करवाने जा रहा हूँ इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सवाल में, रेडॉक्स रिएक्शन।
पहली बात तो रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, हम उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन की यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ। जिंक को है वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, जिंक के क्लोराइड प्लस में यहाँ पर ये हाइड्रोजन। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये इक्वेशन हम बार बार पढ़ते हैं। अब जो आपको पता है, जिंक जब यहाँ कोई भी एटम फ्री स्टेट में हो तो उसकी ऑक्सीडेशन से जीरो है, तो जिंक की जीरो यहाँ पर, हाइड्रोजन की फ्री स्टेट में है, किसी और एटम के साथ अटैच नहीं है तो इसकी भी जीरो होगी। होमो मॉलिक्यूल है ना, इसकी जीरो होती है। अब हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1। ठीक है, जिंक की +2, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की जो है ना वो आपके पास है -1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल -2 हो जाएगी, मगर क्लोरीन की यहाँ पर -1 है। अब यहाँ पर देखो, जिंक जो है ना वो जिंक 0 से +2 आया, जिंक 0 से +2 आया, मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ी। जब ऑक्सीडेशन बढ़ी तो हम उसको कहते हैं कि जिंक जो है ना वो क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए या ऑक्सीजन ऐड हो जाए। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की यहाँ पर मतलब कि फॉलो हो रही है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो जिंक 0 से +2 आया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन +1 ने 0, +1 से 0 आया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो। जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो हम उसको कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो रिडक्शन। अब जो चीज़ ऑक्सीडेशन, याद रखना, ऑक्सीडेशन जहाँ पे हो रही होती है हम उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, उलट है यहाँ पर। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर देखो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो रहा है, सिंपल 0 से +2 आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन में, रिडक्शन में आपके पास हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, आपके पास है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये देखो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है, तो ये 4 डेफिनेशन क्लियर जो है वो याद कर लेना। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन सिंपल ये है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्शन कन्वर्ट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब आपके पास है बी, बिल्कुल सही है। उसके बाद 25 है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज टेम्परेचर। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सो मतलब जिसमें जो एनर्जी होती है ना वो बाहर निकल रही होती है, उसमें ΔH आपके पास क्या होता है, वो निगेटिव होता है। तो ये आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं। वो कह रहा है कि एक जो है ना इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसमें जब हम क्या करते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो बेटा याद रखना, जब आपके पास इक्विलिब्रियम है और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब एक्सोथर्मिक होगा तो बैकवर्ड होगा, अगर यहाँ पर मैं एंडो करूँ तो फॉरवर्ड होगा। ये है, ठीक है। कैसे, टेम्परेचर का फैक्टर क्या इम्पेक्ट करता है इन इक्विलिब्रियम में रिएक्शन में। जब आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड, और आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब आपके पास बी सही है। अब क्वेश्चन 26 है, ली-चैटरे प्रिंसिपल अप्लाइज टू। ली-चैटरे प्रिंसिपल कहाँ पे अप्लाई करता है, काइनेटिक में, इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनामिक्स या गैस लॉ। अब अभी हमने पढ़ा था जो पिछले 25 क्वेश्चन है वो ली-चैटरे प्रिंसिपल का था, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास जवाब उसका होता है। तो ये इक्विलिब्रियम पे अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, वो होता है जूल पर मोल इंटू केल्विन। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27 का बी जवाब आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन 28 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, हाफ लाइफ डिपेंड। तो सिंपली यही आप सिंपली हाफ लाइफ तो उसने दे दिया है। आप ये समझ लो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, तो फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपके पास है ए आ गया, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू। अब एटॉमिक रेडियस जो है ना वो अक्रॉस द पीरियड मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे इस तरीके से हम लेफ्ट टू राइट करते हैं पीरियड्स में जाते हैं, तो इस तरीके से कह रहा है कि डिक्रीज होगा ड्यू टू। रीजन इसकी क्या है, जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसका क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। आपके पास है पीरियड तो सेम है मगर क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इसी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है विच हैज़ स्मॉलेस्ट साइज, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम।
अब सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम स्मॉलेस्ट साइज किसकी है, एक बात अब याद रखना। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का क्या होता है 13। ठीक है, अब ये तो आपके एटॉमिक नंबर आ गए। अब देखो यहाँ पर ये जो सोडियम होता है ना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, जो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में पहले आता है सोडियम और फिर सेकंड ग्रुप में आपके पास आता है यहाँ पर ये मैग्नीशियम, मगर थर्ड पीरियड में फिर उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर देखो सेम आपके पास ये तीनों का पीरियड नंबर सेम है, मगर हम सोडियम से जब मैग्नीशियम जाते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम पे जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी हमने कहा है कि एटॉमिक रेडियस कम होगा जैसे हम अक्रॉस से पीरियड जाएंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइज इसकी सोडियम की होगी, मैग्नीशियम की होगी या एल्यूमिनियम की होगी। तो बेटा देखो इसका भी आपके पास तीसरा शेल, इसका भी तीसरा शेल, इसका भी तीसरा शेल होगा, मगर यहाँ पर इसके लास्ट वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन, इसके दो, इसके तीन। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो एल्यूमिनियम का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपके पास जवाब आ गया सी हो गया। ये सेम पीरियड में सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होते हैं एटॉमिक साइज कम होती है, और जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ती है, ऐसा ही होता है। अब क्वेश्चन 31 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन पोटेशियम। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी होती है, किसकी निकालनी है, क्लोरीन की है। अब यहाँ पर देखो KClO3 पोटाशियम की +1 है, तो पोटाशियम की +1 है, क्लोरीन की हमें निकालनी है, तो इस वजह से क्लोरीन वैसे का वैसे ही रखते हैं। अब यहाँ पर प्लस है, ऑक्सीजन के 3 एटम है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बराबर आपके पास 0 हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन +1 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आपके पास 6 हो गया, इसको +1 ही रखते हैं फिलहाल, बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर क्लोरीन -6 से +1 तो यहाँ पर -5 बराबर हो गया 0। तो क्लोरीन के -5 के उधर जाएंगे तो आपके पास +5 है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +5 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन आपके पास सी बिल्कुल सही है। उसके बाद है बॉन्ड इन अमोनिया। अमोनिया में कौन सा बॉन्ड होता है, तो बेटा अमोनिया में जो बॉन्ड होता है ना वो होता है कोवलेंट, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी हो गया कोवलेंट है। तो वो कोवलेंट क्या होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन आपके पास भी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है शेप ऑफ अमोनिया। अमोनिया का शेप क्या होता है, तो शेप ऑफ अमोनिया सिंपल, हम पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। इसके पास एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर हैं, इस तरीके से ना होता है। तो 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है, टोटल एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है। तो जो शेप ऑफ अमोनिया होता है वो होता है ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपके पास है डी आ गया। उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है, तो ये आपके पास आपको पता है कि लीनियर इसका शेप होता है और इसका लीनियर शेप है, ठीक है, और sp हाइब्रिडाइजेशन और एंगल क्या होती है 180। तो मैंने तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर ये बता दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब आपके पास ऑप्शन में ए आया। उसके बाद है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है ना वो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब आपके पास सी आया यहाँ पर। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में स्ट्रॉन्ग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होती है वाटर में, HCl में, अमोनिया में या मीथेन में। याद रखें ये जो आपके पास है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, इसको तो आप निकाल लो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो पैरामीटर वो कैसे मेजर किया जाता है, पोलरिटी की बुनियाद पर। मैंने पहले भी बताया जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी ना वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो फ्लोरीन तो है ही नहीं, वाटर है, क्लोरीन है, अमोनिया है। अब यहाँ पर कैसे मेजर करें, ऑक्सीजन जो वाटर में आपके पास जो होता है ना यहाँ पर एक 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हम पढ़ते हैं यहाँ पर वाटर में मैक्सिमम फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे आपके पास ए आया। तो मैंने कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाया ताकि थोड़ा पता तो चले ना आपको तैयारी कैसी है आपकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस के बारे में पूछ रहा है, अमोनिया है या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, वाटर है, HCl है। तो ये आपके पास 2 बेस हैं, मगर ये तो वीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि 37 का बी ऑप्शन सही है, कास्टिक सोडा स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
बेंजीन स्टेबिलिटी ड्यू टू, बेंजीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्यों होती है? रेजोनेंस से, इंडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन या शेप। अब आपको भी पता है कि जो बेंजीन जो स्टेबल होता है ना वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से होता है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन से। तो जो बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, उन्हीं की वजह से जो बेंजीन होता है ना वो स्टेबल होता है, ठीक है, वो अपनी एरोमेसिटी नहीं खोता। तो यहाँ पर बेंजीन जो है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आपके पास जवाब ए आया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है रेजोनेंस का। उसके बाद है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। मैं आपको बताऊं क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इसके ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव आयंस से, इस तरीके से हम लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव आयंस हैं। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल आ गई, आपके पास आ गई। यहाँ हाइड्रोजन आपके पास है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि लिविस एसिड होते हैं। क्या होते हैं ये? लिविस एसिड। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। अब ये देखो पॉजिटिव आयंस है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, ये सारी आप जो है ना वो पॉइंट से याद कर लो। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लिविस एसिड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन लविंग, जाहिर सी बात है जब पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा ना, ये पॉजिटिव आयंस खुद होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी हो गया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, और उसके पास है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो तो ये ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, खुद पॉजिटिव आयंस हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब आपके पास है बी, बिल्कुल सही है। अब आपने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल इसके अपोजिट है। अब वो क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हो, ये क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वो क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये जो है ना नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो क्या थे, पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। जो चीज़ आपने वहाँ पर पढ़ी है, यहाँ पर आप सिंपली इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट ले लें, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज। आपके पास इलेक्ट्रॉन लविंग, मगर ये आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि खुद क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। वो एसिड था लिविस एसिड, तो ये आपके पास हो जाएंगे लिविस बेस, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, तो ये होंगे इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट, या हम इसको सिंपली कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब आप कहेंगे सर बाकी एग्जाम्पल बचती है, तो बेटा ये देखो एग्जाम्पल, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है ना, तो कहाँ पर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, OH नेगेटिव है, और यहाँ पर क्लोरीन -1 मैंने कर दिया। और अमोनिया, अमोनिया देखो क्यों, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो इलेक्ट्रोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, वो क्या था, एक्सेप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी। दोनों आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लाजमी याद करना है। तो सारे ऑलमोस्ट ही आपके पास टॉपिक हो गए। इस तरीके से आज मैं जो है ना वो थोड़ा सा टेस्ट को थोड़ा ऐसे समझ लें कि हेल्दी बना दिया है, कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाए। तो वो टेस्ट में इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी ज़्यादा जो है ना वो नहीं आता, मगर यहाँ पर तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। एडिशन रिएक्शन अकर, एडिशन रिएक्शन किस में होगा? अब देखो एडिशन रिएक्शन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें होगा। डबल बॉन्ड किस में होगा? अल्कीन में, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में। तो एडिशन रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन दोनों क्या होते हैं, वो अनसेचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड होते हैं। क्लियर है? तो देखो सेचुरेटेड नहीं, ये तो अल्केन की प्रॉपर्टी, एरोमेटिक नहीं, अल्कोहल नहीं, आपके पास अनसेचुरेटेड है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करता है? अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेंजीन आपके पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए है। मार्कोवेनिकोव रूल अप्लाइज टू, मार्कोवेनिकोव रूल किस पे अप्लाई होता है? हम पढ़ते हैं कि जो है ना वो अनसाइमेट्रिकल अल्कीन होता है, हम इसकी में पढ़ते हैं अल्कीन या अल्काइन, मगर यूजुअली हम इसमें पढ़ते हैं अनसाइमेट्रिकल अल्कीन में फॉलो होता है, तो वो एडिशन रिएक्शन करता है। तो ये एडिशन रिएक्शन इसका आया 42 का जवाब ए। और ये भी याद रखना अनसाइमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन की ये प्रॉपर्टी होती है मार्कोवेनिकोव रूल। ये सवाल आया हुआ है, एमडी गेट में भी आया हुआ है, ई गेट में भी आता रहता है ये। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है,
या अल्केन है या अल्कीन है। अब देखो ये सारे के सारे जो है ना वो ऑर्गेनिक एसिड पूछ रहा है, मतलब सिंपल जो एक होता है ना वो मिनरल एसिड है, जैसे HCl सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, वो मिनरल एसिड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आपसे पास ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पूछ रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब बी बिल्कुल सही है। उसके बाद है आइसोमर। आइसोमर्स की डेफिनेशन पूछ रहा है कि आइसोमर्स किस में डिफर करते हैं। पहली बात तो आइसोमर की डेफिनेशन क्या होता है, तो आइसोमर या आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होती है सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, मगर इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, स्ट्रक्चर वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, वो सेम नहीं होते। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर देखो 44 का जवाब आपके पास भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है 45 है अल्कीन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस है। अल्कीन की जो हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन किसको कहते हैं, सिंपल पहले अल्कीन बनाए, मिसाल के तौर पर CH2CH2, ये आपके पास इथीन बन गया। क्या बन गया, इथीन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करवा दिया। अब जो हाइड्रोजनेशन करवाते हैं उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है, ये सवाल आता है हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटल यूज़ होता है, तो निकल प्लाटिनम या पैलेडियम होता है। टेम्परेचर आपके पास होता है 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आता है हर टेस्ट में, ऐसे समझ लो कि 90% इसके चांसेस होते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन ना इस तरीके से होता है, ठीक है, होमोलैटिक क्लीवेज। एक यहाँ पर आएगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है ना वो टूट जाएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो एक यहाँ पर इस तरीके से, एक यहाँ पर, तो आपके पास बन जाएगा अल्केन, मतलब CH3 एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन हो गए, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, ईथेन। क्या पढ़ते हैं, ईथेन। मगर अल्केन बन गया। 45 का जवाब ए आपके पास बिल्कुल सही है। तो 45 का आपके पास जवाब आ गया ए। बाकी रहते हैं 5 सवाल। अब क्वेश्चन 46 है आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के आइसोमर्स कितने होते हैं। अब हम बना देते हैं ब्यूटेन के आइसोमर्स। जो ब्यूटेन के आइसोमर्स होते हैं ना वो 2 होते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखो बना लेते हैं, देखो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट 1 2 3 4 कार्बन। अब तो इसको हम पढ़ते हैं 1 ब्यूटीन। क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीन, डबल बॉन्ड आ गया। तो हम इसको क्या करते हैं, फिर अगेन इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ पर लेके आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है CH3, ये आपके पास CH है, ये डबल बॉन्ड, ये CH है, और ये आपके पास बना CH3। अब नंबरिंग दो 1 2 3 4, ये 1 ब्यूटीन है, तो सेकंड कार्बन पे पाई बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, तो हम उसको कहते हैं 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है ना, यहाँ पर ब्यूटीन के 2 ही बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का भी आपके पास जवाब है। उसके बाद है बेंजीन बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम, बिकॉज ऑफ। बेंजीन जो है ना वो स्मोकी फ्लेम बर्न करता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो बेंजीन में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है। देखो C6H6 है कार्बन, देखो कार्बन का मास होता है 12, 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन गए 72। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 6। अब देखो यहाँ पर 12, मतलब कार्बन की परसेंटेज देखो बेंजीन में ये 72 ग्राम है और ये 6 ग्राम है, तो इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो बेंजीन जो है ना वो स्मोकी फ्लेम होता है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसी का ही फ्लेम ऑलमोस्ट देता है। तो 47 का आपके पास बी जवाब आया। अब क्वेश्चन नंबर 48 है द वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग गैस। वेल्डिंग गैस कौन सी होती है, अभी हमने ऑलमोस्ट ये पढ़ा है, एसिटाइलिन होता है, ठीक है, C2H2, एसिटाइलिन भी हम इसको कहते हैं। और ये आपके पास इसका दूसरा नाम आपके पास क्या है, इसको हम इथैन कहते हैं, ये याद करना। देखो ये घुमा फिरा के उसको मैंने अगेन दे दिया है। उसके बाद है 49 फार्मूला ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है। अब C3H6 है। अब आप कहेंगे सर जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिसाल के तौर पर 3 यहाँ पर, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कार्बन है तो फिर उसको हम डबल कर देते हैं, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो बेटा ये भी है, चलो ठीक है, मगर यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो कोई तो बात होगी ना। तो ये बेटा ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है, किसका है यहाँ पर, साइक्लोप्रोपेन का। और इस तरीके से ये साइक्लोप्रोपेन का बनता है। देखो CH2 CH2 CH2। अब यहाँ पर देखो कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3, यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 2 एटम है तो टोटल 6 हो गए। तो C3H6 आपके पास बन गया, सिंगल बॉन्ड है साइक्लोप्रोपेन, तो इसको हम कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट शुड बी, देखो क्या बनेगा, प्रोपेन, प्रोपीन, इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये साइक्लोप्रोपेन आपके पास 49 का जवाब आपके पास डी बिल्कुल सही है।
उसके बाद है आइल ऑफ विट्रोल। आइल ऑफ विट्रोल कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, तो 50 का आपके पास जवाब आया बी। आइल ऑफ विट्रोल क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले जो ना वो ग्रीन विट्रोल से ये बनाते थे सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको हम अब जो है वो आइल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 50 जो है 50 हो गए हैं। मॉक टेस्ट 2 है। अब उसके बाद जो लास्ट में मैं मॉक टेस्ट 3 करूँगा। तो सारे मॉक टेस्ट मेरा यूनिवर्सिटी में इंडिटेस्ट से देने से पहले लाजमी जाइएगा एंड अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।